नमस्कार, पावर माइंड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हर वीक में हम लोग 2 या 3 वीडियो आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से लेके आते हैं, ठीक इसी तरीके से इस वीक के लिए जो पहला टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है मुद्रास्फीति। हम अक्सर लोगों को बाज़ार में या फिर अक्सर पार्कों में बात करते हुए देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई घट रही है। ऐसी तरीके की बहुत बातें हम लोगों ने अखबारों में देखी हैं, न्यूज़ पे सुनी हुई हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम ये न्यूज़ पे बातें चल रही होती हैं तो बहुत सौ के समझ में नहीं आती हैं, तो क्या कर देते हैं हम लोग उस न्यूज़ चैनल को हटा देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि ये इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है और कैसे गवर्नमेंट इस इन्फ्लेशन को, अर्थात इन्फ्लेशन को हिंदी में आप लोग डायरेक्टली समझ सकते हो, जो मुद्रास्फीति है यानी महंगाई को कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में होता है, यानी आरबीआई के हाथ में होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कल चाहे तो महंगाई को घटा सकती है, और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कल चाहे तो महंगाई को बढ़ा भी सकती है। टोटली डिपेंड्स ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब पिछले ही कुछ दिनों में जो आरबीआई का एक न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ आई थी कि इसने रेपो रेट को बढ़ा दिया, इसने रिवर्स रेपो रेट को ये कर दिया, कम कर दिया, ठीक है ना। इसने ग्रोथ जो है, ग्रोथ के बारे में उसने बोला था, महंगाई के बारे में बोला था। तो हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि जो आरबीआई जो वर्ड्स यूज़ में लेता है या जो चीज़ें यूज़ में लेता है वो सारी चीज़ें होती क्या हैं और कैसे इन्फ्लेशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी, इन सब चीज़ों को। क्योंकि कोरोना के इस काल में हमारा जो पूरा सिस्टम है यानी इकोनॉमिक्स से जो पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी गड़बड़ा गई है, इसीलिए इन चीज़ों पे बात करना आज के लिए ज़रूरी हो गया है, ठीक है। सो हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेपो रेट क्या चीज़ होती है, दूसरे नंबर पे रिवर्स रेपो रेट क्या चीज़ होती है, देन हम लोग समझेंगे इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है जिसके बारे में हमारा टॉपिक है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन का ग्रोथ से क्या रिलेशन है, और लास्ट पॉइंट पे कि आरबीआई इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करता है, ठीक है ना। बिकॉज ये देश का सबसे बड़ा बैंक है, पूरी तरह से सभी लोग इसी पे ही डिपेंड हैं। चाहे अपन बैंकों की बात करें, जो प्राइवेट बैंक होते हैं या फिर जो पब्लिक बैंक होते हैं, वो सारे के सारे उसी से ही कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेपो रेट से। सो देखिए एक चीज़ और कि जो मैंने आपको बोल दिया कि आरबीआई जो इन्फ्लेशन होता है यानी जो महंगाई होती है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इन 4 चीज़ों का यूज करता है। कौन कौन सी? CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, दैट SLR दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, देन रेपो रेट और एक रिजर्व रेपो रेट। ये जब भी कभी आप देखना कि आरबीआई की कोई भी मौद्रिक नीति आएगी, मौद्रिक नीति जैसे ही आती है तो उसके अंदर ये 4 चीज़ें ज़रूर आपको दी हुई होंगी, ठीक है ना। मॉनेटरी जो पॉलिसी आती है उसके नीचे ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर दी हुई होंगी कि ये इतना % हो गया, ये इतना % हो गया। तो हम लोग इन्हीं को समझते हैं कि इनके कम ज़्यादा होने से हमारी जीडीपी पर या फिर हमारी ग्रोथ पर, कंट्री की ग्रोथ पर, महंगाई पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सो देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि रेपो रेट क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो रेपो रेट का मतलब होता है कि हमारे पास 2 तरीके के बैंक हैं अपनी कंट्री के अंदर, या किसी भी कंट्री के अंदर 2 तरीके के बैंक होते हैं। एक वो बैंक है जो डायरेक्टली पब्लिक से डील करता है। पब्लिक से डील करने का मतलब, जैसे हम लोग पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ICICI हो गया, ये सारे बैंक क्या है, डायरेक्टली पब्लिक से डील करते हैं। तो जो भी कंज्यूमर है यानी जो भी पब्लिक है वो अपना पैसा इनके अंदर डालती है। चाहे सेविंग अकाउंट में डाले, चाहे आपके फिक्स्ड डिपॉजिट करे, चाहे आपके आरडी करे। तो ये डिफरेंट स्कीम्स होती हैं जिनके द्वारा या जिनके माध्यम से हम लोग अपने पैसे को इन बैंकों के अंदर डालते हैं, चाहे करंट अकाउंट ही हो आपका। फिर क्या होगा, ये बैंक क्या करते हैं, उस पैसे का क्या करते हैं, ऐसे तो है नहीं कि उसे ज़िंदगी भर अपन के पास ही उसके पास रखेंगे। तो ये बैंक क्या करते हैं, उस पैसे को आगे ट्रांसफ़र करते हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है ना। अब वो चीज़ें क्या हैं वो आगे अपन देखेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन बैंकों के पास पैसे की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। पैसे की कमी आने की वजह से अब इनके पास पैसे की कमी आ गई है, तो फिर ये किससे उधार लेंगे। जैसे किसी के पास पैसा कम हो जाता है तो वो क्या करता है, पैसा उधार लेता है दूसरे लोगों से। तो ठीक इसी तरीके से ये बैंकों के पास यदि कभी पैसे की कमी आ जाती है या कोई भी इसके पास पैसा कम हो गया है
तो फिर ये फंड कम हो गया है, तो ये क्या करेगा, ये आरबीआई से एक अमाउंट क्या करेगा, उधार ले लेगा या लैंड कर लेगा। तो आरबीआई क्या करेगा, इसको कुछ पैसा उधार दे देगा जितने की इसको ज़रूरत है। सपोज करो उसने 1 करोड़ का अमाउंट क्या किया, इससे उधार ले लिया। अब ये जो उधारी है उसको तुरंत चुकानी पड़ेगी, यानी कि ओवरनाइट, जिसको बोलते हैं ओवरनाइट पीरियड। तो ओवरनाइट यानी कि 1 दिन के अंदर उसे चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि आरबीआई इतनी लायबिलिटी भी देता है कि वो उसे 2 से 7 दिन के अंदर भी चुका सकता है। तो अगर वो उसे 1 दिन के लिए चुकाएगा, अगर उसे 1 दिन के अंदर चुकाएगा तो उसे कुछ ना कुछ उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये बैंक जो भी आपका पब्लिक बैंक है वो अगर आरबीआई से कुछ पैसा उधार लेगा तो क्या होगा, उसको जब ये इसको लौटाएगा तो उसको कुछ ना कुछ उधार देगा। साथ ही साथ में क्या होता है कि जैसे ही आरबीआई ने इसको पैसा दिया तो आरबीआई इस बैंक से अपनी उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, लगभग जितना पैसा हम लोग उससे लेते हैं उतना ही उससे वापस ले लेता है, ठीक है ना। और जैसे ही ये बैंक इसको अपना पैसा वापस चुका देगा तो फिर ये सारी की सारी जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं वो उसको वापस दे देगा कि भाई तेरा पैसा ये तू ले और तू फ्री हो गया मेरी तरफ से, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसी को उधार देते हैं तो कुछ ना कुछ गिरवी रखवाते हैं या नहीं रखवाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी इससे कुछ गिरवी रखाएगा। और वो क्या है, इसकी सिक्योरिटीज़ हैं, उन सिक्योरिटीज़ को ये इसके पास गिरवी रख लेगा। जैसे ही ये बैंक उसको अपना उसका पैसा वापस दे देगा देन ये फ्री हो जाएगा और वो भी सिक्योरिटी उसको लौटा देगा। लेकिन आरबीआई इससे कुछ ब्याज लेगा, वो 1 दिन का कुछ ना कुछ तो ब्याज लेगा, ठीक इसी तरीके से अगर 2 से 7 दिन है तो उसका भी कुछ ना कुछ ब्याज लेगा। तो ये जो ब्याज लेता है, ये जिस रेट पर ब्याज लेता है या जिस रेट पर ये इंटरेस्ट लेता है उसे बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इट इज़ द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। तो जिस रेट पर आपके कमर्शियल बैंक जो होते हैं, ये जो जितने भी सारे बैंक अपन लोग अपन के गलियों में अपन के सिटी के अंदर देखते हैं, वो सारे के सारे बैंक जिस रेट पर आपके आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं वो सारी रेट क्या कहलाती है, अपन की रेपो रेट कहलाती है, ठीक है। इस रेपो रेट के अंदर 2 रेट और डिफाइंड होती हैं। एक एमएसएफ होता है, ये कौन सी रेट होती है, तो अगर आपका जो बैंक है, अगर आपका जो ये जो कमर्शियल बैंक है, अगर ये आपका ओवरनाइट में मतलब एक ही दिन के अंदर पैसा लौटा दे, जैसे आज उसने उधार लिया तो अगले ही दिन उसको पूरा पैसा लौटा देता है अगर वो, तो वो क्या कहलाएगा, अपन का एमएसएफ कहलाएगा, यानी तो वो अपन की उस पे रेट पे लेगा, ठीक है ना। और रेपो रेट के अंदर वो 2 से 7 दिन का टाइम दे देता है कि आप 2 से 7 दिन के अंदर ये सारा पैसा लौटा दोगे। तो ये होती है आपकी रेपो रेट। दूसरे नंबर पर इसका जस्ट उल्टा होने का मतलब क्या है कि अभी तो हमारे इस प्राइवेट बैंक ने या फिर हमारे इस पब्लिक बैंक ने हमारे आरबीआई से क्या लिया है, वो पैसा उधार लिया है। अगर इसका उल्टा हो जाए कि अगर आरबीआई इससे पैसा ले, कभी कभी ऐसी नीड हो जाती है या फिर ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी इस बैंक के पास सरप्लस पैसा आ जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो ये रखा क्या करेगा, तो यही सोचेगा कि मैं इससे कुछ ब्याज ही कमा लूँ, ठीक है। हर कोई यही सोचता है। तो फिर ये क्या करेगा, ये अपना पैसा इस आरबीआई को दे देगा, ठीक है ना। अब आरबीआई की भी यहाँ क्या हो जाती है, मजबूरी हो जाती है कि इसको लेना पड़ेगा। तो ये इसको जब पैसा देगा, तो जब पैसा आरबीआई लेगा किससे, आपके इससे पब्लिक बैंक से, तो वो क्या करेगा, उससे कुछ इंटरेस्ट लेगा। तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट के थ्रू इससे पैसा ले सकता है। तो क्या हुआ, रिवर्स रेपो रेट क्या चीज़ होती है, यहाँ हम लोग समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या चीज़ होती है। तो रिवर्स रेपो रेट के अंदर ध्यान से देखिए, एक बहुत बढ़िया डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो एक आरबीआई है, एक बैंक है। तो अगर आरबीआई बैंकों को उधार दे तो वो हो जाती है रेपो रेट, और अगर आपका बैंक आरबीआई को पैसा दे तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट के अंदर आपका जो बैंक होता है या पब्लिक बैंक होता है वो आरबीआई को पैसा देता है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, हमेशा समझना कि जो रिवर्स रेपो रेट होती है वो रेपो रेट से क्या होती है, कम होती है हमेशा, क्योंकि आरबीआई कभी भी ऐसा, आरबीआई सबसे बड़ा है और वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसको नुकसान हो। तो वो क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट जो होती है, यानी कि उसने जिस पे उधार लिया है या उसने जो पैसे लिए हैं उनका पैसा, उनका ब्याज जो है या इंटरेस्ट जो है या उसकी जो रेट है उसको क्या रखेगा, कम, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा। तो रेपो रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिस पर आपका जो पब्लिक बैंक है वो आरबीआई को पैसा देता है, वो तो हो गई रिवर्स रेपो रेट, और जो पब्लिक बैंक आरबीआई से लेगा वो हो जाएगी आपकी रेपो रेट। तो इस तरीके से 2 रेटें होती हैं, एक होती है रेपो रेट और एक होती है रिवर्स रेपो रेट।
अब हम लोग यहाँ समझते हैं CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोग समझोगे कि सपोज करिए कि ये है एक कोई भी पर्सन है, इस पर्सन ने इस बैंक के अंदर सपोज करिए 10,000 रुपीज़ जमा कराए, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ जमा कराए और RBI ने डिसाइड कर रखा है कि CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो कितना परसेंट है, 3% है। तो क्या होता है कि जितने भी बैंक हैं इस इंडिया के अंदर, जितने भी बैंक हैं उन सबको कुछ ना कुछ पैसा RBI के अंदर सेफ्टी पर्पज से रखना पड़ता है। सेफ्टी पर्पज से मतलब क्या है कि मान लीजिए ये बैंक है तो इसने इसके अंदर 10,000 रुपये जमा कराए, 10,000 कराए, तो उसका 3% हो जाएगा 300 रुपये। तो इस बैंक को 300 रुपये RBI के अंदर रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो जिस परसेंट पर हम लोग रखते हैं वो है कैश रिजर्व रेशियो। अब ये क्यों है, ये बैंकों की सेफ्टी के लिए। कभी ऐसा हो गया कि बैंक ने बैड लोन दे दिए, मान लीजिए बैंक क्या करती हैं, लोन देती हैं। अब बहुत से होते हैं ना, जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, तो ये क्या है, बैंकों से लोन लिया और लोन लेके फ्रॉड हो गए, भाग गए। अब बैंक किसके भरोसे बैठा है, तो अब बैंक ने बहुत सारा लोन दे दिया तो भाई दूसरा जो पब्लिक है वो तो मर गई ना, तो उनको नुकसान नहीं हो, इसलिए इसकी कुछ पैसा जो है, इसका टोटल अमाउंट का जो कुछ पैसा है वो RBI अपने पास सेफ रखती है, सुरक्षित रखती है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता, वो उसके पास हमेशा रहेगी, ठीक है ना। तो जिस रेट पर ये बैंक अपनी कुछ सिक्योरिटी जिसके अंदर रखती है, कुछ पैसा इसके अंदर रखती है, वो है आपका कैश रिजर्व रेशियो। और ये चेंज होता रहता है, और ये चेंज कौन करता है, ये RBI चेंज करता है। RBI ने बोल दिया कि 4% आपको CRR रखना है, तो अगर 10,000 इसने जमा कराए, इसके पास टोटल 10,000 रुपये हैं, तो उसका 4% या 3% है, तो उसे 300 रुपये यहाँ रखने ही पड़ेंगे, इसकी मजबूरी है। तो 10,000 में से 300 रुपये तो हमने कहाँ रख दिए, CRR के रूप में, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में इस RBI के पास रख दिए। तो अब इसके बैंक के पास कितने बच गए, 9700 रुपये बच गए इसके पास। अब ये इनका क्या करेगा, CRR के बाद एक और रेशियो होता है SLR। सो नेक्स्ट रेशियो है आपका स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। अब ये क्या होता है, तो पहला तो इस बैंक ने 3% तो कहाँ पहुँचा दिया था, 3% तो इसने कहाँ पहुँचा दिया था, अपन के CRR के रूप में। अब जो पैसा बचा उसका 18%, जैसे इसने यहाँ पर, अपन ने यहाँ पर कितना लिया है, 18% लिया है, तो जो 18% है, तो 10,000 का 18% कितना हो जाएगा, 18% 1,800 रुपये हो जाएगा। वो अगेन वो किसके रूप में चला जाएगा, SLR के रूप में चला जाएगा। अब ये SLR क्या होते हैं, ये डिफरेंट आपकी, जैसे आपका हो गया किसी बैंक में जमा करा सकते हो, किसी की सिक्योरिटीज ले सकते हो, किसी गोल्ड के रूप में ले सकते हो। तो इनसे क्या है, गवर्नमेंट जो बैंक होती हैं वो इंटरेस्ट लेती हैं, यानी कि इंटरेस्ट कमा सकती हैं, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो ये क्या करती है, इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो बैंक ने टोटल 10,000 रुपये में से जो आपके 300 रुपीज़ थे वो तो फिक्स जमा करा दिए, और उसके जो 1800 है, अगर 18% की SLR है तो 1,800 रुपये जो हैं वो इन जगह पर इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्ट, जब भी हम लोग कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे ही इनको, इस बैंक को इसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा और यहाँ से इसकी कमाई होती रहेगी। अब जो बचा कुचा अमाउंट है, अब जो आपका बचा कुचा अमाउंट है, तो 10,000 में से CRR को निकाल दो, SLR को निकाल दो, जो भी कुछ बचा कुचा अमाउंट होता है, वो अमाउंट जो बचा हुआ है वो आपके लोन्स के रूप में बैंक आपके पब्लिक को दे सकती है, ठीक है। सो किसी भी अमाउंट का, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये है आपका कोई भी बैंक, और इस बैंक में किसी भी ने भी जितना भी मनी आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करी, किसी भी पब्लिक ने, तो इसके पास जितना भी पैसा आया, तो यहाँ पर है आपका RBI, तो RBI के अंदर तो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो, और जो SLR है वो आपकी डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक आपका गोल्ड के रूप में कर सकते हैं, आपके और भी चीज़ें होती हैं सिक्योरिटीज़ के रूप में कर सकते हैं, तो वहाँ पर अपन लोग SLR के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब ये पैसा क्या हो गया, फिक्स हो गया, ये पैसा क्या हो गया, फिक्स हो गया, जो इस बैंक को देना ही है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, अब जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है टोटल अमाउंट का,
वो आप बैंक किसके रूप में यूज में लेती है, लोन्स के रूप में यूज में लेती है, क्योंकि अल्टीमेटली लोन से जो EMI के से जो इंटरेस्ट आएगा उसी से ही बैंक की क्या होने वाली है, कमाई होने वाली है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम रहता है, ठीक है ना। अब इसके बाद ठीक है, तो ये था, जैसे कि एक और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। सो देखिए, किसी भी पर्सन ने अगर बैंक के अंदर 1000 रुपीज़ जमा कराए, तो अगर उसने 6% का CRR दिया और 20% का SLR दिया, तो 60%, 6% कितना हो गया आपके 1000 का 60 रुपये और 200 रुपये, तो इसका मतलब 260 रुपीज़ तो इन दोनों में खर्च हो गए। अब बचे कितने आपके 740 रुपीज़, तो ये 740 रुपीज़ जो है ये आपके लोन के रूप में बैंक यूज़ में ले सकती है, ठीक है। तो ये थी अपन की डिफरेंट टर्म, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR और CRR, ठीक है। तो इन चारों के बाद अब हम लोग यहाँ समझते हैं, देखिए अप्रैल 7, 2021 के अकॉर्डिंग, और यही अभी जून के अंदर भी 2 या 1 जून के अंदर RBI ने वापस से बताया था कि जो रेट्स हैं वो सेम रखी गई हैं जो पहले थी। तो ये रेट कितनी है अभी फ़िलहाल में, तो रेपो रेट जो है वो 4% है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी बैंक यदि RBI से लोन उधार लेगा या लोन लेगा तो उसे 4% पे लेना पड़ेगा। रिवर्स रेपो रेट क्या है, 3.355। मैंने बोला था आपको कि हमेशा ये लेस देन होती है किससे, रेपो रेट से, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है और ये क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये कौन सी है, जो बैंक आपके RBI को जो पैसा देंगे वो किस रेट पे देंगे, इस पे देंगे। द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट एंड द बैंक रेट स्टैंड्स फॉर 4.25%, तो ये आपके रेपो रेट से रिलेटेड होती हैं। देन आपके CRR एंड SLR रेट जो है वो 4% एंड 18%। तो अभी CRR जो है वो कितनी है, 4% है, और आपका जो SLR है वो कितने परसेंट है, 18% की है। तो इस तरीके से जो आपकी रिवाइज, और ये हर 6 महीने में, 2 महीने में, या आपके हर साल ये क्या रेट्स हैं, रिवाइज होती रहती हैं। तो इन्हीं रेट्स को रिवाइज करके, इन्हीं रेट्स को चेंज करके RBI जो है वो कंट्री के अंदर महंगाई को घटा या बढ़ा सकता है, या कंट्री की ग्रोथ को चेंज कर सकता है। सो देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लेशन क्या चीज़ है। सो इन्फ्लेशन का डायरेक्टली मतलब है आपका जो मुद्रास्फीति यानी महंगाई। सो महंगाई क्या है, सो किसी महंगाई अगर हम डायरेक्टली बोले तो क्या बोलेंगे कि सर आज जो चीज़ हमें 100 रुपये में मिल रही है, कल अगर वो 110 में मिलेगी तो हम बोलेंगे महंगाई हो गई। और अगर महंगाई बढ़ गई, और अगर हम बोलें कि वही अगर मैं 90 रुपये में मिल जाए तो हम बोलेंगे कि महंगाई घट गई। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लोग का टाइम निकल रहा है, या फिर जैसे जैसे ईयर बाई ईयर निकल रहे हैं, महंगाई बढ़ी रही है, घट नहीं रही है। सो महंगाई बढ़ने से ग्रोथ भी इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि महंगाई बढ़ने से ग्रोथ घट जाती है, महंगाई बढ़ने से ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ भी बढ़ती है। तो हम लोग नोटिस करते हैं कि 5 साल पहले, यानी कि 5 ईयर अगो, 5 साल पहले यदि हम लोग 100 रुपये में जितनी चीज़ें खरीद पाते थे, क्या आप 5 साल बाद में 100 रुपये में उतनी चीज़ खरीद पाओगे? आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो हमारे पिताजी वगैरह हैं, फादर हैं, उनकी जो सैलरी होती थी, अपन जब छोटे थे तब, क्या आज की नहीं, जब छोटे थे उनकी सैलरी कितनी होती थी, 100 या फिर 1000 रुपये की समथिंग होती थी, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ी, तो इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या हुआ, ग्रोथ भी बढ़ी, तो ग्रोथ बढ़ी तो आज उनकी सैलरी भी बढ़ गई हैं। लेकिन जो पहले चीज़ हम लोग 1000 रुपये में खरीद सकते थे, क्या वही सारी चीज़ें हम लोग आज 1000 में खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ गई है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं, और वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं जिसकी वजह से सेम प्राइस में उन सारी चीज़ों को खरीदना पॉसिबल नहीं। पहले आप देख लीजिए कि हम लोगों ने देखा कि 1 रुपये की कितनी वैल्यू थी, और आज 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद 1 रुपया बंद ही हो जाए। तो इस तरीके से धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ने से ये सारी चीज़ें इफेक्टेड हो रही हैं या प्रभावित हो रही हैं। अगर मान लीजिए बोला जाए, अगर ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए बोला जाए कि इन्फ्लेशन या महंगाई 10% बढ़ गई है, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे किसी जगह पर न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में चल रहा है कि इन्फ्लेशन 10% से इंक्रीज कर गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ पहले हम लोग 100 रुपये में खरीद पा रहे थे, वो आज 10% इंक्रीमेंट का मतलब वो आज 110 रुपये में हमको मिलेगी। तो 10% का इंक्रीमेंट हो गया किसके अंदर, इन्फ्लेशन या महंगाई के अंदर, ठीक है। सो
इसके बाद देखिए कि इस महंगाई के या इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, मुद्रास्फीति या महंगाई के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके कारण आपके हो सकते हैं कि मांग में वृद्धि, यानी कि आपका जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाए। अब डिमांड इंक्रीज कैसे करेगा, मान लीजिए कि कोई एक चीज़ है, भाई एक बात बताओ, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास सपोज करिए कि किसी की कोई दुकान है और उस दुकान पर कोई यूनिक चीज़ मिल रही है, ठीक है ना। तो क्या होगा, सपोज करिए उसने पहले वो 20 रुपये में बेची, फिर क्या हुआ कि उसको कोई खरीद के ले गया और उसने अपने घर पे या पड़ोसियों को दिखाई तो पड़ोसियों को भी अच्छी लगी। तो जब उसने पड़ोसियों को अच्छी लगी तो उसके पड़ोसी भी उसी दुकान पे खरीदने पहुंच गए, क्योंकि दिक्कत ये थी कि उसी की दुकान पे थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसने देखा, उस दुकानदार ने देखा कि यार इस वस्तु की मांग क्या कर रही है, बढ़ रही है, तो फिर मैं क्यों ना प्रॉफिट इसका उठाऊं। तो जब वो उसका प्रॉफिट उठाना चाहेगा तो क्या करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो उसकी रेट बढ़ा देगा। तो जब भी किसी वस्तु की मांग ज़्यादा हो जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उस वस्तु की कीमतें क्या कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ये पहला कारण हो सकता है कि महंगाई किस कारण से बढ़ सकती है, यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए। दूसरा इसका कारण हो सकता है जमाखोरी। तो बहुत सी, जैसे अपन बोलते हैं ना, कभी कभी नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जमाखोरी बंद कर दें, जमाखोरी। क्योंकि जमाखोरी यानी किसी भी चीज़ को हम लोग जमा कर लेंगे तो क्या होगा, जब उसकी कमी होने लगेगी तो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, महंगाई भी बढ़ने लगेगी। तीसरा होता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति यानी कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें है ना, जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, इनकी वजह से भी महंगाइयाँ कम या ज़्यादा हो जाती हैं, तो महंगाई बढ़ सकती है। तो मैं बताऊंगा अभी कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे डिफाइन करती है, ठीक है। तो इन सभी की वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। तो इन्फ्लेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट समझते हैं रिलेशन ऑफ इन्फ्लेशन विथ ग्रोथ। तो रिलेशन क्या है ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन का। तो देखिए, अगर आपकी महंगाई बढ़ेगी तो मैं बता रहा हूँ कि आपका ग्रोथ भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये किस तरीके से डिपेंड करेगा, इसको हम देखते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि हाउ आरबीआई हैंडल इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ ऑफ कंट्री। तो दोनों का आंसर यहीं से देखते हैं। सो मान लीजिए कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास कुछ हथियार हैं, और वो हथियार क्या हैं, कुछ हथियार हैं, और वो हथियार हैं आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर। ये इसके पास ऐसे हथियार हैं और वो उनको लेके बैठा हुआ है, और वो इनमें कुछ चेंज करके, इनमें कुछ परिवर्तन करके पूरी कंट्री की महंगाई को घटाया बढ़ा सकता है, और ग्रोथ को भी डिफाइन कर सकता है। अब वो कैसे करता है, तो दोनों केस देखते हैं। मान लीजिए कि आपका जो आरबीआई है, इसने रेपो रेट मैंने आपको बताया था, रेपो रेट क्या है, जिस रेट पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं या पैसा लेते हैं, वो आपकी हो गई रेपो रेट। तो मान लीजिए कि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया। अब आरबीआई अगर रेपो रेट को बढ़ा रही है तो क्या हो जाएगा, आरबीआई अगर रेपो रेट को बढ़ा रही है तो जैसे ये बैंक है, ध्यान से देखिए, तो अगर ये बैंक है तो यहाँ से आरबीआई ने इस बैंक को पैसा दिया किस पर, रेपो रेट पर। अब ये बैंक पब्लिक को पैसा देगी, अब ये बैंक आपकी पब्लिक को पैसा देगी। अब ये बैंक जो पब्लिक को पैसा देगी, तो आप बताइए कि अपन लोग देखते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बैंक रेपो रेट से कम रेट पे पब्लिक को पैसा दे दे, तो फिर बैंक तो लॉस में चला जाएगा। तो इसीलिए बैंक पब्लिक को जिस रेट पे पैसा देती है वो हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होती है, वो हमेशा रेपो रेट से क्या होती है, ज़्यादा। एक दुकानदार है, दुकानदार भी मान लीजिए कि कोई चीज़ खरीद के लाया तो कभी कम में थोड़े ना बेचेगा, ज़्यादा में ही बेचेगा, तभी तो उसका फ़ायदा होगा। तो ठीक इसी तरीके से ये एक बैंक है, इसने इससे पैसा लिया इस रेट पे, तो अगर ये दूसरे को पैसा देगा तो वो ज़्यादा पे देगा, तभी तो बीच वाले की कमाई होगी। तो इसी तरीके से जैसे ही मान लीजिए कि रेपो रेट बढ़ेगा, तो रेपो रेट बढ़ने से क्या हो जाएगा, पब्लिक के पास जो पैसा आएगा, यानी कि पब्लिक के लिए जो इंटरेस्ट रेट है लोन की, वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी तो लोन क्या होंगे, कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई कोई भी महंगा लोन लेना नहीं चाहता। 12% पे क्यों, अगर मान लीजिए कल ही आरबीआई बोल दे कि होम लोन 12% है, तो होम लोन अगर 12% में मिल रहे तो घर खरीदने ही बंद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 12% पे कौन लोन लेगा। तो इसका मतलब
आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने दिमाग लगाया कि अगर मेरे को पैसा पब्लिक के पास पहुंचाना ही नहीं है तो मैं क्या करूं, रेपो रेट को बढ़ा दूं। तो जैसे ही वो रेपो रेट को बढ़ाएगा तो तुरंत बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को भी क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी। बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगी तो लोग बाग जो हैं वो लोन लेना बंद कर देंगे। लोन लेना बंद करेंगे तो पब्लिक के अंदर जो मनी की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मनी की सप्लाई क्या होने लग जाएगी, यानी पब्लिक की जेबों में पैसा नहीं जाएगा। और जब हमारे पास जेबों के अंदर जो कैश मनी होती है, जब जेबों के अंदर जब पैसा नहीं होगा हमारे पास, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा कि हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाएंगी, कम। अरे खुद ही सोचिए, जब जेब में पैसा ही नहीं है तो भूख भी कम लगती है। अक्सर हमने देखा है कि जब हमारी 1 तारीख को किसी की सैलरी आती है तो सैलरी आती है वो ये भी खरीदता है, वो भी खरीदता है, ये भी खरीदता है, वो भी खरीदता है। और जब उसकी सैलरी लास्ट में 20 तारीख के बाद ख़त्म होने लगती है तो क्या होता है, उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम। तो जब अपनी जेब में पैसा होता है तो डिमांड खूब सारी होती है, और जब जेब में पैसा नहीं है तो हमारे पास डिमांड भी नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से जब पब्लिक के अंदर, पब्लिक में मनी का सप्लाई ही नहीं होगा तो अपने आप डिमांड क्या होगी, घटने लगेगी। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कि हमारे जेब में पैसा नहीं है, अगर मान लीजिए मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए मोलभाव करूँगा। और अगर मेरी जेब में पैसा है तो मैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए मोलभाव नहीं करूँगा। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मैं बाज़ार के अंदर गया और मेरे को कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो फिर क्या होगा, 1 लाख रुपए पड़े हैं, अच्छा ठीक है पैक कर दे फटाफट से, और आप उसे पैक करके घर ले आए। अब दूसरी चीज़ सोचिए कि आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, आपके पास कम रुपए हैं, सपोज करिए 100 रुपए हैं, और आप लोग अगर 90 रुपए की भी चीज़ को खरीदोगे ना तो उसमें भी पूछोगे अरे भैया थोड़ा सा कम कर ले, क्यों, क्योंकि आपके पास पैसा कम है। तो जब हमारे जेबों के अंदर पैसा कम होता है तो हम लोग मोलभाव करते हैं, और जहाँ पर मोलभाव वाली स्थिति आती है वहाँ पर जो आपकी कीमतें हैं वो क्या करने लगती हैं, घटने लगती हैं, क्योंकि डिमांड आपकी घटने लगती है। डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, और डिमांड जैसे ही कम होगी आपका जो प्राइस है यानी कीमतें हैं वो भी क्या कम। मैंने यही बताया कि जहाँ पर मोलभाव होगा, जहाँ वहाँ पर डिमांड कम आने लगेगी और अपने आप प्राइसें क्या होने लगेंगी, कम। और जब प्राइस कम होने लगेगी तो जो ग्रोथ है वो भी क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। तो देखिए कि इस आरबीआई ने सिर्फ और सिर्फ इस रेपो रेट में इंक्रीमेंट करके आपकी जेबों पर आने वाले पैसे पर इफेक्ट डाल दिया। आपकी जेबों पर आने वाले, अगर आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा तो इंटरेस्ट रेट, बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोग लेना कम कर देंगे, क्योंकि बिजनेस वगैरह क्या है, कम खोलेंगे। लोन कम हो जाएंगे तो पब्लिक के हाथों में रुपया कम जाएगा, पब्लिक के हाथों में रुपया कम जाएगा तो डिमांड भी आपकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। आप लोग खुद की डिमांड कम कर लोगे क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है तो जब चीज़ मान लीजिए ज़्यादा है और ख़रीदने वाले कम हैं तो अपने आप रेटें क्या कर जाएंगी, गिर जाएंगी, और जैसी रेटें गिर जाएंगी तो ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि यदि रेपो रेट, आरबीआई रेपो रेट को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, घटा दे, तो इंटरेस्ट रेट जो बैंक इंटरेस्ट देंगे वो भी क्या होने लगेंगी, कम होने लगेंगी। बैंक तो चाहते ही यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें। तो फिर जैसे ही आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगी, तुरंत ही कम हो जाएंगी। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होंगी, जैसे ही मान लीजिए कल ही आपको पता लगे होम लोन जो है वो 5% पे हो रहे हैं, सब लोन लेने पहुंच जाएंगे, सब घर खरीदेंगे अब। तो इसका मतलब जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होंगी तो आपके लोन भी क्या उठेंगे, ज़्यादा उठेंगे। लोन लेने का मतलब क्या है कि पब्लिक के हाथों में पैसा चला जाएगा। तो इसका मतलब मनी की जो सप्लाई है, मनी सप्लाई का मतलब एक तरह से जो कैश है वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी मार्केट के अंदर कैश पैसा आ जाएगा, खूब आ गया पैसा। जैसे ही पैसा आ गया तो फिर आपकी जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएंगी, है ना। जब जेब में पैसा होता है तो भूख भी क्या है, ज़्यादा लगती है। तो जब हमारे पास जेब में पैसा आ जाएगा तो हमारे पास डिमांड की, आज मैं कार भी खरीद लेता हूँ, भाई मेरे पास ज़्यादा रुपए होंगे तो कार भी खरीदूंगा, कार के बाद मैं एसी भी लगवाऊंगा, मैं अपने घर में वो भी लगवाऊंगा, सोफ़ा, बेड, जो चीज़ 50,000 की है उसकी जगह मैं 80,000 की खरीद के लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, पैसा है। तो इसका मतलब मनी की सप्लाई बढ़ने पर आप लोगों की या सभी लोगों की क्या है, डिमांड भी इंक्रीज कर जाती है। और जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी तो दुकानदार को पता लगेगा
कि भैया ये तो डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब मैं पैसे को बढ़ा दूं, क्योंकि पैसा तो खूब है दुनिया के पास, तो और खरीद लेंगे। अरे जो अपन जब 50,000 की चीज़ को 60,000 में खरीद सकते हैं, तो पैसे केवल पर उसे 80 में भी खरीद सकते हैं, 80,000 में। तो इसका मतलब वो जो शॉपकीपर्स हैं या फिर जितने भी दुकानदार हैं वो सारे प्राइस को बढ़ाएंगे, और प्राइस बढ़ेगा तो आपका ग्रोथ जो है वो भी क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो इस तरीके से इन दो चीज़ों से समझ में आता है कि कैसे आपकी रेपो रेट, और ये रेपो रेट को कौन डिसाइड करता है, आरबीआई, ठीक है ना, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो। तो ये रेपो रेट को कम या ज़्यादा करके डायरेक्टली आप प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि प्राइस एक तरह से क्या, महंगाई है, ठीक है ना। तो महंगाई अगर बढ़ रही है तो कह सकते हैं ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन महंगाई घटेगी तो ग्रोथ भी घटेगी, और इस तरीके से पूरा चीज़ है, ठीक है ना। तो पूरी तरीके से जो महंगाई होती है वो कम या ज़्यादा होगी, वो किस पे डिपेंड होती है, वो हम ही लोगों पे डिपेंड करती है। हाँ, आरबीआई अपने हिसाब से तो करवाता ही है, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाए और हम लोग सही तरीके से काम करें, जैसे पहले कहते थे कि तेते पाम पसारी जेते लंबी चादर, जितनी लंबी अपन की चादर होती है उतने ही अपन को पैर पसारने चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से अपने पास जितना पैसा है, अगर हम लोग पैसा ज़्यादा आ भी जाए तो अगर फिर भी हम मोल भाव करें तो महंगाई कभी नहीं बढ़ेगी। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो संसाधन खरीदना चाहते हैं, और जब संसाधन खरीदते हैं तो महंगाई ऑटोमेटिक ही बढ़ती है। तो इस तरीके से आपका आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करके आपकी महंगाई को कम या ज़्यादा कर सकता है। अब क्या है, लेटेस्ट में पिछले साल कोरोना की वजह से और इस साल भी कोरोना की वजह से क्या हुआ कि लोग बागों के बिजनेस बंद हो गए, लोग बागों की सब चीज़ें जो भी बिजनेस करते थे बंद होने लग गए, जिनकी नौकरियां थी वो भी क्या होने लगी, ख़त्म होने लगी। तो फिर प्रधानमंत्री जी ने ये बोला आरबीआई को कि आप अपनी जो दरें हैं या रेट्स हैं उनको क्या करके रखिए, कम करके रखिए, ताकि लोग बाग, तो दर कम रहेंगी, रेट कम रहेगी, रेपो रेट, तो इंटरेस्ट कम लगेगा, तो लोग बाग लोन लेकर के दोबारा अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। बट इसकी वजह से लोन बढ़ेगा, ठीक है ना, तो लोन बढ़ने की वजह से आपकी महंगाई भी बढ़ेगी, और वो आप देख ही रहे हो, धीरे धीरे ऐसा ही होगा, ठीक है। बट ये एक दिन ना एक दिन सिस्टम में ज़रूर सही हो जाएगा। ये सिर्फ कोरोना की वजह से हुआ था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। थैंक यू।